नमस्कार दोस्तों। हमने जो पीसीएस के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की जो सीरीज़ शुरू की थी, उसमें हम जो फोरम आईएएस है, फोरम आईएएस में जो 2025 में यूपी पीसीएस के लिए जो टेस्ट कंडक्ट कराए थे, उन टेस्टों का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 टेस्टों का सॉल्यूशन कर लिया है और साथ ही यूपी पीसीएस के 2025, 2024 और इसके साथ ही हमने उत्तराखंड के 2025-2024 के पीसीएस का सॉल्यूशन भी किया हुआ है। आज जो हम ये टेस्ट हमने इस टेस्ट में कुल 75 क्वेश्चन है और हमने 50-51 क्वेश्चन पहले वीडियो में सॉल्व किए थे और आज 52 से 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि किस किस प्रकार किसका आंसर होता है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। ये कह रहा है कि जब हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे तो इसके तहत निलंबित कौन कौन से मौलिक अधिकार किए जाएंगे। देखिए, हमारे 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई, 356 में राष्ट्र प्रशासन और 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। और इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 20 जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संशोधन जो हमने कराया था 1978 में, इसमें यह कहा था कि आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। अर्थात 20 तो आपका उत्तर नहीं है, आर्टिकल ये नहीं होगा। 14, 15, 14, 16, 19 ये निलंबित हो सकते हैं। साथ ही आप आर्टिकल 19 में ये ध्यान रखिए, जब हम 352 के तहत आपातकाल लगाते हैं, आपातकाल 3 प्रकार का लगता है इसमें। एक तो आपका बाह्य विद्रोह हो जा, युद्ध हो जा, या फिर सशस्त्र विद्रोह। इन दो पर तो आर्टिकल 19 तुरंत निलंबित हो जाएगा, परंतु इस पर आर्टिकल 19 बना रहेगा। इसके लिए आपको 358 और आर्टिकल 358 और 359 के तहत राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करनी होगी। कि कौन सा निलंबित करना है, इसलिए इसका बी है, ध्यान रखना। निम्न में से किस ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना। देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है, निजता के अधिकार को। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि निजता के अधिकार को कब जोड़ा गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आपको याद होना चाहिए कब गया, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ ये भी याद होना चाहिए। केसी पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान का आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को शामिल किया गया था। ये याद रखना, ये 2004 का शायद मामला था। ये इसका आंसर होगा। गोपाल बनाम मद्रास राज्य, ये भी ध्यान रखना। गोलकनाथ आपका राज्य जो होगा ये 1967 का मामला है। मेनका गांधी वाला 1978 में था। जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला है, इस मेनका गांधी भारत संघ के मामले में क्या हुआ था कि इसमें संविधान की व्याख्या की बात की गई थी, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा था कि डीपीएसपी जो आपके नीति निर्देशक है, इनको लागू करने के लिए मूल अधिकार को उल्लंघन किया जा सकता था। डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई थी इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक को भी कथन, एक दूसरे को भी कारण आर कहा गया। संपत्ति के अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक बात है। ये अब 301 के अंतर्गत आता है। संविधान अनुच्छेद 12(1) अंतर्गत, अनुच्छेद भाग 12(1) अंतर्गत आता है, ठीक है। ये 42वां नहीं,
ये 44वां संविधान संशोधन याद रखना है, 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के भाग 3 को 12 में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका उत्तर है आपका बी, सही है। इससे पहले जो संविधान आपका संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज एफ में उल्लेखित था, साथ ही आर्टिकल 31 में भी उल्लेखित था। इन दोनों को 44वां संविधान के द्वारा 1978 में निलंबित कर दिया गया था और आर्टिकल 300 ए जोड़ दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द शामिल नहीं है। आर्टिकल 25 में ये धर्म की बात करता है, धर्म हिंदू शब्द शामिल नहीं है। हिंदू में आपका बौद्ध आता है, जैन आता है, सिख आता है, पारसी नहीं आता। इसका आंसर है सी, बौद्ध, पारसी, जैन। ठीक है। संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, उसके बाद आपका अनुच्छेद 86 और 88। जो इसने कहा कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था आर्टिकल 86 के तहत। ये दो संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था। इसके तहत कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा ग्रहण की जाएगी। साथ ही इसी के द्वारा आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया था कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल्य अवस्था और शिक्षा की बात की गई थी। साथ ही इसी में 51A का साथ ही इसके द्वारा 51A में 11वां कर्तव्य, जिसमें अभिभावकों को अभिभावकों को 6 से 14 42वां, इसमें क्या था कि शिक्षा के अधिकार को संवर्ती सूची में शामिल। ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन आपको पता है 1978 में होता है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 19 में सूची 1 और सूची 6। अनुच्छेद 19 में आपको पता होना चाहिए कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। इससे पहले इसमें 7वीं स्वतंत्रता जो संपत्ति का था उसे निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिलहाल जो है 6 प्रकार की है। ठीक है। अनुच्छेद 19A में क्या लिखा हुआ है कि वाक और अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति। उसके बाद आप ये देखिए, इसमें 1 का 3 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, और ये नहीं होगा। उन्नीस बी शांतिपूर्ण हथियार बिना हथियार के शांतिपूर्ण संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर आपका सी है 19C का जो है यूनियन बनाने की, यूनियन और संघ की स्वतंत्रता है। 19D का है भारत के निर्वात क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। ABCDE में क्या है? ABCDEF जी। ये में क्या था कि जो भारत का क्षेत्र है,
जो भारतीय क्षेत्र है, इस भारतीय क्षेत्र के अंदर निवास और बसने की स्वतंत्रता, निवास और बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। और आपको ये पता चल गया 19F जो हमारा निलंबित हो चुका था। 19A में क्या था, वाक और अभिव्यक्ति। 19B में क्या था, बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता। C में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की। और D में जो है आपका निर्बाध रूप से राज्य क्षेत्र में घूमने की। और C में आपको पता है संघ बनाने की शक्ति। और E में भारतीय क्षेत्र में कहीं पर भी निवास और बसने की स्वतंत्रता, बशर्ते कि सरकार ने वहाँ पाबंदी ना लगा रखी हो, जैसे कि अंडमान निकोबार के कुछ क्षेत्रों में जहाँ जनजातियों को संरक्षण देने के लिए वहाँ आप नहीं जा सकते बिना सरकार की अनुमति के बिना। फिर है आपका निम्न में से कौन सा राज्य नीतियों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। देखिए, जब हम DPSP की बात करते हैं, हमने जब संविधान लागू हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि हमारा जो भाग 3 का जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 जो है आपका भाग 3 में जो आपका फंडामेंटल राइट है, इसके द्वारा हमें राजनीतिक समानता मिल गई थी। राजनीतिक समानता मिल गई थी। अब हमें जरूरत थी आर्थिक और सामाजिक समानता की। जो आपका DPSP है, ये भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करता है। सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करता है, ठीक है। DPSP सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करता है। इन DPSP को हम, एक तो आता है गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी सिद्धांतों के अंतर बांटते हैं। गांधीवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है, गांधीवादी सिद्धांत का मतलब था कि जो बड़े बड़े उद्योग है उन्हें गांव में स्थापित किए, छोटे छोटे उद्योगों को स्थापना की जाए, साथ ही पंचायतों का गठन किया जाए, और साथ ही जो मादक पेय पदार्थ है उनको बंद किया जाए, केवल दवाइयों के लिए उनका प्रयोग किया जाए। और साथ ही जो हमारे गाय बछड़े होते हैं उनको वध न किया जाए, तो दुधारू पशुओं का वध न किया जाए। तो एक मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध की बात करता है, ये तो गांधीवादी है। अब ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, ये भी गांधीवादी है। कुटीर उद्योगों का आर्टिकल 43, ये भी गांधीवादी है। बात करते हैं समान कार्यों के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 है, ये जो है हमारा समाजवादी है। निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं? केवल भारतीय नागरिकों, ये सब ध्यान रखना, केवल भारतीय नागरिकों को। अब ध्यान रखिए, केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से उपलब्ध है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को। अब बात करते हैं कि कौन से नागरिकों को भारत के, एक तो 15 है, एक 30 है। पहली बात तो हमारा आंसर निकल के आ गया, ये डी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 30 में क्या है। आर्टिकल 30 में है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा का संरक्षण करने के अधिकार है, यानी भारतीय नागरिक के जो अल्पसंख्यक है उनको लिए। जो 15 है, 15 में क्या है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आर्टिकल 17 है, जो अस्पृश्यता की बात करता है, वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। 25 जो धर्म की बात करता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है, 25 वो आपके नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। रिट की बात करते हैं। रिट, देख, अगर जो हम रिट की बात करेंगे, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ये 5 प्रकार की रिट है। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। हाई कोर्ट की रिट का दायरा सुप्रीम कोर्ट की रिट के दायरे से देखे, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकारों पर ही नहीं, मौलिक अधिकारों पर इतर भी रिट जारी करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट केवल आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों पर ही रिट जारी करता है। चलो, अब 5 प्रकार की रिटें हैं। सबसे पहला बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है क्या, हेबस कॉर्पस रिट बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को
किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए कोई अपराध साबित नहीं हुआ या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि निरपराध है, उसे आपने जेल में डाल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है कि उस व्यक्ति को सशरीर सामने उपस्थित किया जाए। ठीक है। और को वारंटो क्या है? को वारंटो रिट अभी बताएंगे। पहले से देखिए, याचिका किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है जो गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है। सशरीर उपस्थित करना, ये तो सही है, बिल्कुल आपको सही बताना है। दूसरा है को वारंटो। को वारंटो रिट क्या है? को वारंटो रिट ये है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर कार्यरत है जो उस पद पर रहने के योग्य नहीं है, अर्थात किसी गलत डॉक्यूमेंट के कारण या गलत शारीरिक मानसिक योग्यता के कारण उस पद का हकदार नहीं है, परंतु उस पद पर लाभ ले रहा है, तो को वारंटो रिट जारी की जाती है। परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने अधिकार कर्तव्य का पालन करने के लिए, किसी सार्वजनिक अधिकारी को जो है उसका कर्तव्य का पालन करने के लिए रिट जारी की जाती है। परमादेश अर्थात ये उच्च अधिकारी द्वारा निम्न को दी जाती है, अर्थात उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को दी जाती है। किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा जारी की इसमें अपने अधिकार कर्तव्य का पालन नहीं, ये तो परमादेश है। रिट न्यायालय द्वारा जारी की सार्वजनिक पद पर वैधता की जांच नहीं, ये क्यों वारंटो है, ये गलत हो गया। 2 और 3 केवल, इसका एक ठीक है। एक आपका होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध 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 में क्या होता है? प्रतिषेध में होता है कि सरकार आपको रोकती है, आपको रोकती है कि आपने जो काम कर रही है आपके दायरे में नहीं है। आप इस उच्च न्यायालय जो है निचले अर्ध न्यायालय या न्यायालय को आदेश देता है कि ये काम आपके दायरे में नहीं है, सर रोकना काम करते हैं, निषेध की बात करते हैं, निषेध। ठीक है। उसके बाद होता है उत्प्रेषण। ये रिट ध्यान रखना आपको, उत्प्रेषण। फिर आपका 61वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आर्टिकल 61 बताया गया है, आर्टिकल 67B बताया गया, अनुच्छेद 94 बताया गया, अनुच्छेद 90 बताया गया है। देखिए, कुछ आर्टिकल आपको ध्यान में होने ही चाहिए। जैसे आर्टिकल 61 आपको राष्ट्रपति महाभियोग की बात करता है, और आर्टिकल 60 किसकी बात करता है? आर्टिकल 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है, शपथ की बात करता है। आर्टिकल 7 किसकी? राष्ट्रपति की। और आर्टिकल 58 किसकी? पद की योग्यता की बात करता है, पद की योग्यता की बात करता है। और आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? प्रधान होगा राष्ट्रपति, ये बात करता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। फिर आर्टिकल 51 आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 55 पता होना चाहिए, 56 और 57 होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही 67 की बात करूँ, एक आसमान 2 है, साथ ही 67 की बात करी जाए तो 67 जो है, 67 भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की बात करता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की बात करता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की। और आर्टिकल 90 जो है राज्यसभा के सभापति को हटाने की बात करता है, और ये होता है अध्यक्ष को हटाने की बात करता है। जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष के हटाने की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति को पद से हटाए। उपराष्ट्रपति का मतलब होता है राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, जो इसे हटाया जाता है। इसका प्रस्ताव किसके द्वारा हटाया जाता है? जो ये प्रस्ताव है, इसे किसके द्वारा हटाया जाता है? आपको ध्यान रखना है कि जब इसे हटाया जाएगा तो प्रस्ताव लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में लाया जाएगा, परंतु इसे केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। फर्स्ट राज्यसभा में लाया जाएगा, और तत्कालीन 2/3 का बहुमत से पारित होगा। इसके बाद इसे सामान्य सहमति से पारित हो जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 62 में, भारत के राज्य क्षेत्र के नीति निर्देशक सिद्धांत और डीपीएसपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी सिद्धांत गैर न्याय संगत है। गैर न्याय संगत का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते इन्हें लागू कराने के लिए, गैर कानूनी, इन्हें लागू कराने गैर कानूनी योग्य हैं, ये भी सही है। नीति नेतृत्व के उदाहरण कनाडा के संविधान से ली गई है। डीपीएसपी मेरे भाई कनाडा से नहीं लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जबकि कनाडा से तो हमने
यूनियन शब्द लिया है, यूनियन शब्द, अर्थात संघ और केंद्र के बीच में जो केंद्र जो पावरफुल है, संघ और जो सेंटर एंड जो स्टेट है, इसमें जो आपका सेंटर पावरफुल है, जो इसकी पावर है, यू लिया है हमने केंद्र से, इसलिए इसका आंसर है केवल एक। ध्यान रखना है आपको। संविधान एक तरफ आपके सूची 1, एक तरफ सूची 2, इसमें संविधान का अनुच्छेद दिए हुए हैं, राज्य के डीपीएसपी निदेशक की बात की गई है। अच्छा, डीपीएसपी कौन सा? आर्टिकल 44 के सबको पता होगा, समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड पहला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। स्वतंत्रता से पहले तो हमारा गोवा लागू ही थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद जब वो सबसे पहला राज्य है उत्तराखंड जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। साथ ही आपको 50 पता होना चाहिए, न्यायपालिका कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग होना। आर्टिकल 51 भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 42 48 आपको पता होना चाहिए। बी का 1 और 50 डी का 3, बी का 1 डी का 3। देखिए ये कट गया, ये कट गया, बी का 1 डी का 3। अब ये देखिए आपके ये 2 बन गए, ये बनते काम और मानवीय परिस्थितियों और मानवरात कार्य। देख आर्टिकल 48, आर्टिकल 42 तो है ये है, और 48 है गौ हत्या पर रोक लगाना, गौ हत्या था दुधारू पशु पर रोक लगाना। सी का 2 है, इसका आंसर है डी। अब आपको आर्टिकल 39 याद होना चाहिए, आर्टिकल 39 याद होना चाहिए। 13 समान कार्यों के लिए समान वेतन की बात की गई है। 45 ये याद होना चाहिए, 48 याद होना चाहिए आपको, 45 और 43 याद होना चाहिए। इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और नीति निर्देश सिद्धांतों के बीच संतुलन की बात करता है। देखिए गोलकनाथ केस आपको चंपक द्विराजन केस कब का है? 1951 का। 1951 में क्या कहा था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट, ठीक है। गोलकनाथ केस 1967 का है और केशवानंद का 1973 का है। मिनरल मिल्स बाद में कहा था कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल में संतुलन, ठीक है। इसमें ये कहा था कि इसे लागू करने के लिए में संशोधन किया जा सकता है, इसका आंसर है डी। अब कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत 42 के संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए थे? निम्न में से कौन से निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे? निम्न में से कौन से निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए थे? कौन सा सही है? जो कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए थे डीपीएसपी। अच्छा चलो, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, आय में असमानता को न्यूनतम करना, आय में असमानता को न्यूनतम करना, आय में असमानता को न्यूनतम करना। इसका आपका आंसर है डी सी, उपरोक्त सभी नहीं है। आय में असमानता को न्यूनतम करना यह आपका 44 के द्वारा जोड़ा गया था, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जोड़ा गया था, 44वां अमेंडमेंट 1978 में जोड़ा गया था। डीपीएसपी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको। वे भारत सरकार अधिनियम 1935 के परिग्रह के साधन से मिलते जुलते हैं, मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। इनका मुख्य कार्य लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना, संवैधानिक वैधता की जांच करने में अदालतों की मदद करते हैं। देखिए संवैधानिकता की जांच करने में अदालतों की मदद करते हैं, ये भी ठीक है, परंतु ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देते। हमने आपको पहले बताया था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की बात तो आपके फंडामेंटल राइट करते हैं, मौलिक अधिकार करते हैं, इसलिए आंसर बी गलत है। भारत के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में डीपीएसपी के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये बताना है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बताया था पहले, अभी 51वें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र के बीच
न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है। ठीक है। आर्टिकल 43 राज्य के सभी श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। दोनों सही है इसका आंसर। अब बात करते हैं, ये कुछ वो तो नहीं था, हाँ ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति को, इसमें नागरिक और व्यक्ति दोनों शामिल है, कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। ये सही है। दूसरा, कानून के समान संरक्षण की अवधारणा ब्रिटिश मूल से नहीं है यार, जबकि कानून के समान समानता, ये गलती कर दी, उल्टा कर दी। कानून के समान संरक्षण जो है अमेरिका से है, जबकि कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश मूल की है, और वो भी डाइसी का नाम याद रखना है इसमें। अर्थात कानून के समान संरक्षण का मतलब है कि कानून सबके लिए समान है, कानून का समान रूप से पालन किया जाएगा, परंतु विशेष अधिकारों का इसमें उल्लंघन नहीं किया जाएगा। जैसे कि इसमें महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। इसमें क्या है, विशेष अधिकारों का अभाव है, विशेषताओं का अभाव है। कानून सबके लिए समान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अंधा हो लंगड़ा हो, सबके लिए समान है ब्रिटिश का मूल कानून। बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा फिर आपका। इसका आंसर केवल एक होगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। पहले प्रारंभ में 42 संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, परंतु 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को नहीं, ये अभी तो बताया आपको, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां जोड़ा गया था, 11वां जोड़ा गया था, इसलिए आपका केवल एक सही होगा इसका। तीसरा है, मौलिक कर्तव्यों का विचार आयरिश संविधान से नहीं लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था, रशिया से लिया गया था। इसका केवल एक ठीक है। मौलिक अधिकार को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। वर्मा समिति आपको याद होना चाहिए। वर्मा समिति बैंक संबंधी सरकारी आयोग 1983 में गठित किया था। केंद्र राज्य संबंध में 1988 में इसने रिपोर्ट दी थी, और मल्होत्रा समिति का नहीं पता है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति याद रखना आपको। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या परिकल्पित किया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में, आप ये देखिए, अस्पृश्यता का अधिकार क्या अंश है? आर्टिकल 17। जबकि समानता का अधिकार क्या बात करते हैं, बताओ? 14 से 18 की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण 30, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मानव तस्करी और जबरन श्रम 23। कारखानों और खदानों में, ये दोनों शोषण के विरुद्ध है। कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध 2 और 3। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 10 + 1 है, 10 + 1 है 11। कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है ना। मौलिक कर्तव्यों संविधान के भाग, मौलिक कर्तव्यों को यार डीपीएसपी को शामिल किया गया था, तो भाग 4(1) में शामिल किया गया है, क्योंकि 4 में है डीपीएसपी। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं, ये सही है। गोपाल ने देखे चंपक दो रजन आगा ना क्रम लगाने को 1951, 1973। अगर आपको इन दोनों का भी नहीं पता, ये दोनों पता है पहला, और ये तो आपको भूलना ही नहीं, तो भी आप अनुमान से लगा दोगे। सबसे बाद में आपका 73वां आएगा बी, ये देखिए 73वां होगा, पहला ये आ गया आपका। ठीक है। गोलकनाथ बल्लाभ पंजाब राज्य, एक गोलक, ये आपका 1967 का है। भारत के मौलिक कर्तव्य की बात करूँ, भारत के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार कीजिए। इसमें से कुछ नैतिक मौलिक कर्तव्य, इसमें से कुछ नैतिक जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। ठीक है।
कर्तव्यों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं, इन्हें संसदीय कानूनों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। लागू किया जा सकता है, दोनों सही है। चलो आज हमने ये 75 क्वेश्चन अपने बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन देख लिए। आगे का क्वेश्चन कल देखते हैं, दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।